नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। 76वें संविधान दिवस के अवसर पर कई जगह पर आयोजन किए गए। उत्तर प्रदेश में भी राज्य के कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार भी शामिल रहा। यहां संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ और शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने संविधान दिवस की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत इकलौता देश है जहां पहले दिन से ही हर वयस्क नागरिकों को मताधिकार दिया गया है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था और 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश में इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसे तैयार किया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और डॉक्टर अंबेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका अहम रही। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि संविधान का अपमान मतलब बाबा साहेब अंबेडकर, स्वतंत्रता सेनानी और देश की आधी आबादी का अपमान है। कर्तव्यों का पालन कर ही हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना साकार कर सकेंगे। अक्सर होता है कि हम में से हर व्यक्ति स्वतंत्र भारत का नागरिक होने के बाद स्वतंत्रता की उस वास्तविक कीमत को विस्मृत किए जा रहे हैं, क्योंकि हमने स्वाधीनता की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखा, हमने उन क्रूर यातनाओं को नहीं सहा। परिणाम क्या है? हर व्यक्ति केवल अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन अधिकार तब संरक्षित होते हैं, अधिकार तब सुरक्षित होते हैं और अधिकार संपन्न कोई व्यक्ति तब होता है जब वह स्वयं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आदत डाले। कर्तव्य के बगैर अधिकार नहीं हो सकता, और जिन लोगों ने भी कर्तव्य के बगैर अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया है, वहां पर लोकतंत्र नहीं, वहां पर कोई ना कोई तानाशाह उस पूरी व्यवस्था को अपनी गिरफ्त में लेकर के वहां के आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रौंदता हुआ दिखाई देता है। लेकिन भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है कि भारत ने अपने संविधान को हमेशा लागू होने के बाद सर्वोपरि मान करके सदैव इसको सम्मान दिया। अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, अपने प्रतीकों को सम्मान दिया और संविधान की उन मूल भावनाओं को, जिन मूल भावनाओं पर आधारित भारत का संविधान बना हुआ है, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। जब भी कोई देश अपने इन मूल भावनाओं को सम्मान देते हुए आगे बढ़ता है, उसको विकसित होने में कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के नए जिलाध्यक्षों का नाम घोषित कर दिए हैं। प्रदेश संगठन चुनाव अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने यह सूची जारी की है। पार्टी ने इन जिलों में जिला स्तर पर चुनाव कराए थे, लेकिन परिणामों की घोषणा काफी समय से रुकी हुई थी। अब 14 जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी गई है। घोषित 14 जिलाध्यक्षों में से 5 जिलों में पुराने चेहरों को फिर से जिम्मेदारी मिली है और वहीं फतेहपुर के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल को गंभीर आरोपों के चलते हटा दिया गया है। उन पर पार्टी में पद दिलाने के नाम पर 50 लाख रुपए लेने का आरोप था। उनके स्थान पर अब अनु श्रीवास्तव का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा इससे पहले 70 जिलाध्यक्ष घोषित कर चुकी थी और अब कुल 84 जिलाध्यक्षों के नाम सामने आ चुके हैं। वाराणसी सहित 14 जिलों में अभी भी जिलाध्यक्षों की घोषणा बाकी है। नई सूची में 7 अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से, 6 सामान्य वर्ग से और 1 अनुसूचित जाति से है। वहीं जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा होने पर यूपी के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मतदाता सूची के विशेष ग्रहण पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान गंभीर खामियां मिलने के बाद लेखपाल और एक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ को निलंबित कर दिया गया है। बयान में कहा गया कि जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार ने यह आदेश जारी किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जा रही एसआईआर के दौरान कुमार ने
लालगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम प्रगति वाले बूथों का निरीक्षण किया और बयान के मुताबिक शाहपुर के प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान बीएलओ रफी उल्लाह का काम संतोषजनक नहीं पाया गया और फॉर्म का वितरण और डिजिटलीकरण में लापरवाही करने के आरोप में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ को निलंबित करने के निर्देश दिए और इसके अलावा उदरा कुबा में प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लेखपाल पर्यवेक्षक ने बीएलओ इंदु देवी को सही सूचना और आवश्यक सहयोग नहीं दिया। इसके साथ ही शिवका प्राथमिक विद्यालय की बीएलओ प्रीति सिंह दीपा को भी लेखपाल पर्यवेक्षक ने आवश्यक सहयोग नहीं दिया, लापरवाही बरती गई। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने लेखपाल विनोद कुमार यादव को निलंबित करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एसआईए कार्य में लापरवाही बरतने पर अमरोहा प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम अमरोहा पुष्करनाथ चौधरी ने बीएलओ और सहायक पदों पर तैनात 23 अध्यापकों, शिक्षा मित्रों और निदेशकों के वेतन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। एसडीएम ने सभी संबंधित विभागाध्यक्षों को इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। गरीबी व खामोशी से जूझ रही कानपुर की 20 वर्षीय खुशी गुप्ता के जीवन में अब नया सवेरा आ गया है। अपने हाथों से बनाए चित्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपना दर्द पहुंचाने की उसकी कोशिश रंग लाई। खुद मुख्यमंत्री ने पहल करते हुए खुशी और उसके परिवार को अपने सरकारी आवास पर बुलाया, जहां न केवल उसके भविष्य को संवारने का वचन दिया गया बल्कि परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए आवास और शिक्षा की भी जिम्मेदारी दी गई। कानपुर के ग्वाल टोली अहरानी निवासी खुशी अपने पिता कल्लू गुप्ता, माता गीता गुप्ता और भाई जगत गुप्ता के साथ मुख्यमंत्री आवास आई थी। आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे इस परिवार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्नेहपूर्वक बात की। खुशी अपने साथ पीएम मोदी का चित्र भी लेकर आई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसे पास बुलाकर उसके बनाए गए सभी चित्रों को ध्यान से देखा। मुलाकात के बाद परिजनों ने कहा कि यह अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सीएम योगी ने उसके लिए कानपुर स्थित मूक बधिर कॉलेज में शिक्षा की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट के लिए मोबाइल और टैबलेट भी दिया। सरकार उसके कान के इलाज की भी व्यवस्था कर रही है। परिवार को आवास भी दिया जाएगा। नेपाल में बने विदेशी मंदिरों से भी स्लीपर सेल को फंडिंग की जा रही थी। हाल ही में महाराजगंज जिले में सटे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में ऐसी गतिविधि सामने आई है, जहां चीन की एक संस्था तराई क्षेत्र में समाज कल्याण के नाम पर युवाओं को पैसे मुहैया करा रही थी। इसके लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल से मदद मांगी है। बहराइच से लगे नेपालगंज के मदरसे में तुर्की की संस्था IHH ने इस वर्ष करीब 20 करोड़ का फंड मुहैया कराया है। इस मदरसे से श्रावस्ती के भी कुछ लोगों का जुड़ाव मिला है। दिल्ली धमाके में तुर्की की संलिप्तता के बाद नेपालगंज में आई IHH की बड़ी सक्रियता से सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ाई है। सीरिया, कतर, ब्रिटेन और अमेरिका तक की आतंकी गतिविधियों में शहादत की संलिप्तता मिली है और वहां पर दिल्ली धमाके के बाद सफेदपोश आतंकवाद की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियों को भी विदेशी मंदिरों और मदरसों से स्लीपर सेल की फंडिंग की जानकारी मिली है। अभी तक की जांच में कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, बहराइच समेत अन्य बेहद संवेदनशील जगह सामने आई हैं। इनमें बरेली, रायबरेली और महराजगंज में लश्कर तैयबा का नेटवर्क सामने आ चुका है। इसके चलते भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर अनुज कुमार पिछले 2 महीने से लापता हैं। उनके गुम होने के बाद पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। इस बीच अलीगढ़ पुलिस ने उनके खोजने के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस ने शहर और आसपास के इलाकों में इंस्पेक्टर अनुज कुमार के गुमशुदगी के पोस्टर भी लगाए हैं। इन पोस्टरों में इंस्पेक्टर की पूरी जानकारी दी गई है और कहा गया कि जो भी उनके ठिकाने के बारे में जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर अनुज कुमार थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के धनीपुर मंडी इलाके में रहते हैं। जानकारी के मुताबिक अनुज कुमार को ड्यूटी से अक्सर गैरहाजिर रहने और लापरवाही के चलते निलंबित किया गया था। पुलिस अब आम जनता से अपील कर रही है कि वे किसी भी सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के हरीश राणा के पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने नोएडा के जिला अस्पताल को हरीश की हालत की जांच करने के लिए प्राथमिक मेडिकल बोर्ड तुरंत गठित करने का निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक हरीश राणा 100% विकलांग हैं और पिछले 12 साल से बेड पर हैं। वे वेंटिलेटर पर निर्भर हैं। हरीश राणा पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र थे। साल 2013 में वह अपने पीजी के दौरान 4थी मंजिल से गिर गए थे और सिर में गंभीर चोटें लग गई थी। तभी से उनकी हालत स्थिर नहीं रही और वह लगातार बेड पर ही हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदर्जीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने नोएडा सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल को निर्देश दिया कि 2 हफ्ते के भीतर मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट पेश करें, जिससे यह बताया जाए कि क्या हरीश को जीवन रक्षक उपचार से मुक्त किया जा सकता है। हरीश के पिता ने कोर्ट में कहा कि उनके बेटे की हालत लगातार बिगड़ रही है और वह और पीड़ा नहीं देख सकते। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक मेडिकल में
बोर्ड अपनी रिपोर्ट जल्द ही पेश करे और रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट आगे का आदेश देगा। यह प्रक्रिया 2 हफ्ते के भीतर पूरी होनी चाहिए। बता दें कि हरीश के माता पिता ने साल 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के मऊ जिला जेल में अचानक हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन को जानकारी मिली कि एक बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कैदी की पहचान अजीत रावत के रूप में हुई है। वह मूल रूप से गाजीपुर जिले के सैदपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव का रहने वाला था। अजीत रावत पर चोरी और गैंग बनाकर वारदात करने के आरोप थे। इसी मामले में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के लगाया गया था और वह 29 अगस्त 2025 से मऊ जिला जेल में बंद था और कैदी ने जेल परिसर में बने हॉस्पिटल के पीछे एक पानी की पाइप में अपने गमछे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जब तक जेल कर्मियों की नजर उस पर पड़ी तब तक वह मर चुका था। घटना की सूचना तुरंत जेल अधिकारियों और पुलिस को दी गई। घटना की खबर मिलते ही फोरेंसिक टीम जिला जेल पहुंची और मौके का बारीकी से निरीक्षण किया। टीम ने उस स्थान से सबूत भी इकट्ठा किए जहां कैदी लटका मिला था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भेजा। अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम डॉक्टरों के विशेष पैनल द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कराया जाएगा ताकि जांच पूरी तरह से पारदर्शी रहे। सीओ सिटी अंजलि कुमार पांडे ने बताया कि पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच जारी है। आज करीब 2:30 बजे के आसपास जो है कोई पुलिस को सूचना मिली कि एक जो जेल में निरुद्ध कैदी है उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तत्काल मौके पर पुलिस जो है पहुंची। ये देखा गया कि एक व्यक्ति जो है जो जेल के अंदर ही एक जो हॉस्पिटल वाला जो स्थान है जेल के अंदर का उसके पीछे जो पाइप है पानी की उसके ऊपर जो है कि अपने गमछे से गले में बांधकर जो कि आत्महत्या कर लिया है। वो मौके पे वो मृत था। तत्काल फोरेंसिक टीम बुलाई गई। थाने की फोर्स वहाँ पे पहुंची। जेल का स्टाफ वहाँ पे रहा और भी उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। पंचायतनामा की कार्रवाई सकुशल पूर्ण करा के पोस्टमार्टम के लिए जो है भेज दिया गया है और इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वह की जा रही है। जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी वह वीडियोग्राफी और पैनल के साथ पूरी तरीके से किया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बिजली कर्मचारी निजीकरण के मुद्दे अब आर पार के मूड में हैं। इसके लिए बुधवार को भी एक रैली निकाली गई। वहीं आज यूपी सहित पूरे देश में बिजली कर्मचारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। निजीकरण के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 श्रम कानून के विरोध में देश भर के बिजली कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। बिजली कर्मियों ने सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करते हुए निजीकरण से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से रैली निकालकर निजीकरण और श्रम कानूनों को मजदूर विरोधी बताते हुए इसका विरोध किया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।